हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एमसीक्यू पर्पस, नीट जेईई पर्पस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, ईएमएफ सीरीज। तो क्या है ईएमएफ सीरीज? ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसे ही हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन है जो हाफ सेल है, वो एज अ रेफरेंस हाफ सेल यूज़ होता है। तो उसको यूज़ करके हम अलग अलग डिफरेंट हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर सकते हैं, देखा था हमने। अब बहुत सारे हाफ सेल ले लिए, सबको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के सबका वैल्यू मेज़र कर दिया। अब ये जो वैल्यू मिली हमें, किसकी मिली? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ये वैल्यू को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो एक सीरीज मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर दें तो एक सीरीज मिलेगी। वो जो सीरीज बनेगी उसे ही बोलेंगे ईएमएफ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड क्यों लिखा? याद करो, स्टैंडर्ड कब लिखते हैं? जब कंडीशन स्टैंडर्ड हो, जैसे कि टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर एंड प्रेशर 1 बार या तो 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि स्टैंडर्ड लिखा है मतलब वो हाफ सेल वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। ओके, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट हाफ सेल are arranged in decreasing order of different half cell. When arranged in decreasing order, when arranged in decreasing order, then series obtained is called EMF series। क्या लिखा है? The standard electrode potential of different half cell when arranged in decreasing order, then series obtained is called EMF series। ठीक है, तो अब हम वो अरेंज करेंगे। देखो, आप सीरीज में सबसे ऊपर किसे प्लेस करोगे? तो वो होता है फ्लोरीन हाफ सेल। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? 2F-। देखो रिएक्शन कौन से हो गई? रिडक्शन। तो यहाँ पे हम जो ईएमएफ लिखेंगे, ईएमएफ सबका ईएमएफ यहाँ पे लिखेंगे ईएमएफ, और ईएमएफ को ही हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मली ये वैल्यू +2.83 यानी 83 या 87 वोल्ट जितनी होती है। ठीक है, अब जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, ऐसे करते करते आपको एक सेल, हाफ सेल मिलेगा और वो है हाइड्रोजन। बराबर, तो वो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 0.00 वोल्ट। फिर उसके बाद वैल्यू और डिक्रीज होगी 0 से नीचे यानी कि माइनस होगी। लास्ट में एंड में आपको लिथियम मिलेगा, लिथियम +1 तो लिथियम, और वो वैल्यू है -3.05 वोल्ट। इसके बीच में बहुत सारे हाफ सेल आएंगे। ठीक है, हमें वो याद तो नहीं रखना है लेकिन ऑर्डर याद रखे तो सही है। देखो अब क्या, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी यहाँ पे मिलेगा, जो भी यहाँ पे है, ये कौन सी वैल्यू होगी?
पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हाफ सेल आएंगे उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जबकि हाइड्रोजन से नीचे ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? ओके। पॉजिटिव होने से क्या होता है, नेगेटिव होने से क्या होता है, तो हमने पढ़ा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिडक्शन करेगा, लेकिन जिसका कम होता है रिडक्शन पोटेंशियल उससे डेफिनेटली ऑक्सीडेशन ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर के जो भी है हाफ सेल वाले जितने भी है इलेक्ट्रोड हाफ सेल, वो सब का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जबकि नीचे के जो भी होते हैं उसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी कम, यानी कि उससे उल्टा ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर? चलो अब हम इससे क्या कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो थोड़ा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ वो भी हम लिखेंगे। ऑफ ईएमएफ सीरीज। चलो क्या एप्लीकेशन है, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे आपको इसके बीच में कॉपर भी मिलेगा। कॉपर की वैल्यू नॉर्मली प्लस 0.34 वोल्ट है। इसके बीच में आपको कहीं जिंक भी मिलेगा, सिर्फ एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसकी वैल्यू आपको माइनस 0.76 वोल्ट मिलेगी। तो एक थिंग्स तो क्लियर हो गई कि इसके बीच में जो भी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब आप सोचो ऊपर से नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब रिडक्शन करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। अगर रिडक्शन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आप बताओ रेडॉक्स रिएक्शन में जो खुद का रिडक्शन करता है वो दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए जो खुद का रिडक्शन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। तो देखो जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि खुद रिडक्शन एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे तब क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल डिक्रीज। बात समझ में आई कि ऑक्सीडाइज करने का मतलब एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका पावर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल डिक्रीज टॉप टू बॉटम। तो उल्टा अब देखो रिडक्शन करने की कैपेसिटी जो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो से ऊपर से नीचे आएंगे तो किसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब तो होता है ऑक्सीडेशन, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरों का क्या करता है, रिडक्शन। इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब बताओ ऊपर से नीचे आएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, तो इंक्रीज होगी। फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विल इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज, ये मैंने इंक्रीज, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीज हो रहा, बस यही हमारी एप्लीकेशन है। तो लिखेंगे, चलो क्या लिखेंगे, फर्स्ट द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन
है ना। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस रिडक्शन। मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन गेन करे मतलब खुद का रिडक्शन करे। अब जो खुद का रिडक्शन करे वो होता क्या है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखेंगे द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसी का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस रिडक्शन, एंड वही होता है स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will decrease as we go from top to bottom, बराबर ऊपर से नीचे जाएंगे या बराबर ना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसी तरह नेक्स्ट है देखो, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब क्या एक्सपीरियंस करना, ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस ऑक्सीडेशन, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरों का रिडक्शन, मतलब वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एंड स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट विल इंक्रीज, यहां पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो देखो याद क्या रखना है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होता है, जबकि रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज। कब, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, हमारे पास दो हाफ सेल है, यहाँ पे Cu2+ का सॉल्यूशन है, हाफ सेल तो नहीं बोलेंगे, सेल ही बोलेंगे, कंप्लीटली सेल ही है क्योंकि अलग अलग है, बराबर। और एक है Zn2+ और Cu मेटल। देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है पहले देख लो, मेटल जिंक है और सॉल्ट कॉपर का है, जबकि यहाँ पे मेटल कॉपर है और सॉल्ट जिंक है। अब क्वेश्चन है दोनों में कहाँ पे रिएक्शन होगा, दोनों में रेडॉक्स रिएक्शन होने चाहिए, कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे कि यहाँ पे, वो हमें यहाँ से पता चलेगा, कैसे, तो सेंटेंस है, इफ मेटल ऑफ लोअर पोजीशन in series are placed in solution of salt of metal of higher position, then only redox reaction takes place। क्या लिखा है देखो, मेटल्स ऑफ लोअर पोजीशन, ये सीरीज में नीचे की तरफ आने वाला मेटल,
ठीक है, मेटल्स ऑफ लोअर पोजीशन। देखो ये जिंक मैंने ले लिया, जिंक नीचे है। इन सीरीज आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल, ऐसे मेटल का सॉल्ट जो कि हायर पोजीशन में है, जैसे कि कॉपर। देखो कॉपर जिंक से हायर है, तब जाके रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि मैंने मेटल नीचे का लिया है और सॉल्ट कहाँ का लिया है, ऊपर का। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्ट है वो सीरीज में नीचे वाले मेटल का है और जो मेटल है वो सीरीज में ऊपर है, इसका उल्टा। मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन एक्सपीरियंस नहीं होगी, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं होगी, यही रिएक्शन होगी। और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे होगा Zn खुद ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ और वो कॉपर प्लस को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब Zn टोटल रिएक्शन हो गए Zn प्लस Cu2+ गिव Zn2+ और Cu। इसका मतलब Zn Cu को रिप्लेस कर रहा है। और उल्टा बोल सकते हैं, Zn कॉपर आयन को रिड्यूस कर सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कॉपर जिंक को रिड्यूस करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मेटल सीरीज में ऊपर है और आयंस नीचे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो याद रखो, रिएक्शन कब होगी, रिएक्शन तब होगी जब मेटल नीचे की तरफ का होना चाहिए और आयंस ऊपर की तरफ का होना चाहिए। देखो हम EMF सीरीज़ पे डिपेंडेबल थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपको यूज़फुल होंगे। फर्स्ट और सेकंड तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में से ही, एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस्ड ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। देखो डिस्प्लेस का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेस का मीनिंग होता है, हमने बताया कि जैसे हम कॉपर 2+ के सॉल्यूशन में जिंक मेटल रखेंगे तो जिंक जो खुद होता है मेटल न्यूट्रल फॉर्म में है कि नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है Zn खुद ऑक्सीडाइज होता है, यानी वो अब आयन बन जाएगा और वो कॉपर को रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर देगा। तो मेटल ने यहाँ पे क्या किया, जिंक ने यहाँ पे क्या किया, कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस करना मतलब रिडक्शन करना, किसी और का रिडक्शन करना। तो यहाँ पे जिंक किसको रिप्लेस कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर आयन को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि हमें मेटल को इस तरह अरेंज करनी है कि जो पहले वाला हो वो बाकी के सब मेटल के आयन को रिड्यूस कर सके। ओके, बात समझ में आई। देखो कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, या तो सीरीज में ऑर्डर मालूम होना चाहिए। इसकी वैल्यू है 1.66 वोल्ट, बराबर। फिर एक काम करता हूँ, मैं कौन से ऑर्डर में लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। पहले जो ऊपर आता है वो मुझे मालूम है वो कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर 2+ कॉपर की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। उसके बाद Fe2+, उसकी वैल्यू -0.44 वोल्ट ही होती है। उसके बाद जिंक, उसकी वैल्यू -0.76। उसके बाद Al होता है Al3+ Al, इसकी वैल्यू अभी लिखा हमने 1.66 वोल्ट। अब बाकी कौन बचा, तो Mg2+ Mg की वैल्यू होती है -2.36 वोल्ट। हमने कौन से ऑर्डर में लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हमने EMF सीरीज में देखा था। चलो बताओ, डिस्प्लेस करना मतलब क्या बताया, खुद का ऑक्सीडेशन करना और दूसरों को रिड्यूस करना, है कि नहीं। जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि जिसका भी ऑक्सीडाइजिंग करने की टेंडेंसी, खुद ऑक्सीडेशन
एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो दूसरों का इजीली रिडक्शन कर सकेगा। तो बताओ हमने क्या पढ़ा था, ऊपर से नीचे आएंगे तब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो डिक्रीज होती थी, है कि नहीं, अभी पढ़ा हमने, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब खुद का क्या करना, ऑक्सीडेशन करने की पावर यानी टेंडेंसी बढ़ेगी। तो खुद की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन करने की बढ़ेगी तो दूसरों का रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो बात समझो, सबसे कम वैल्यू इसकी है, यानी ये इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये जो मेटल है हमारा मैग्नीशियम, वो बाकी के सब सॉल्ट को क्या कर सकेगा, रिड्यूस कर सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मिलेगा Mg। उसके बाद हम कौन सा लिखेंगे, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर के तीनों को तो रिप्लेस कर देगा, उसको तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन Mg को करेगा नहीं। उसके बाद कौन आएगा, जिंक, उसके बाद Fe और उसके बाद Cu। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा, ये आंसर है। बात समझो, हमें क्या लिखना था कि मेटल को अरेंज करो इस ऑर्डर में ताकि लगे कि पहला वाला मेटल बाकी के सब सॉल्ट को क्या करे, डिस्प्लेस करे। तो जो पहला वाला होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, या तो खुद ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता होना चाहिए। तो हमने लिखा Mg क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर जैसे ही हम नीचे जाएंगे रिड्यूसिंग पावर क्या होता था, इंक्रीज होता था। तो ये हमने रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लिख दिया, जिसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, इसका मतलब खुद का एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी ज़्यादा और दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबकी वैल्यू दी है, पोटेशियम की, सिल्वर की, मर्क्यूरी की, मैग्नीशियम की, क्रोमियम की। अरेंज दिस मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अभी तो बोला हमने रिड्यूसिंग पावर कैसे डिसाइड करेंगे, हमें सब वैल्यू पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, बताओ सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ये रही सिल्वर की। तो सिल्वर पहले आएगा और उसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी, देखो 0.80 वोल्ट। फिर मर्क्यूरी है Hg, बोलो उसकी वैल्यू कितनी है 0.79 वोल्ट। फिर ये वैल्यू हो जाएगी, कौन सी है, क्रोमियम, कितनी है -0.74 वोल्ट। फिर ये वैल्यू हो जाएगी मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट, 36 ऐसा ही होता है, 36 के आसपास होता है, ये शायद 37 होगा। चलो नेक्स्ट, पोटेशियम की वैल्यू है -2.93। चलो कौन से ऑर्डर में लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब याद करो हमें कौन सा ऑर्डर, रिड्यूसिंग पावर ढूंढना है। अभी तो हमने बताया कि अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, तब जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आओगे रिड्यूसिंग पावर, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। बराबर ना, हमने पढ़ा ना अभी तो, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर विल इंक्रीज। तो अभी तो हमने पढ़ा, इसका मतलब सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, पोटेशियम। फिर स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, पोटेशियम का, फिर मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, फिर मर्क्यूरी और लास्ट में सिल्वर। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन वैल्यू, हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है, देख लो कौन सा है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग। तो +3 में से न्यूट्रल बन रहा है, +3 में से न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर है, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे +7 में से +2, ये भी रिडक्शन फॉर्म में है। यहाँ पे +6 में +3, +6 से +3 आपको
समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा जो +3 में कन्वर्ट हो रहा है। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वो रिडक्शन होता है। यहाँ पे 7 था, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। तो ये सब वैल्यू रिड्यूसिंग वैल्यू मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। बेस्ड ऑन डाटा गिवन अबव विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। बस चलो अरेंज कर देते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? ये देखो, ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो MnO4 माइनस आयन वाली वैल्यू 1.51 है। उसके बाद ये डाइक्रोमेट आयन की वैल्यू है 1.33 वोल्ट। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद ये वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू माइनस होती है, बराबर, तो ये वैल्यू आएगी Cr3+। वैल्यू कितनी है? -0.74 वोल्ट। और जिंक के लिए ये वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, ठीक है। अब बताओ, ऊपर से नीचे आएंगे तो अभी पढ़ा हमने स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर विल इंक्रीज। तो क्या था? रिड्यूसिंग पावर विल इंक्रीज, तो क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर विल डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जो ऊपर होगा वो, है कि नहीं? तो सबसे स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO4- आयन पर मैंगनीट आयन। ये हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको याद रखना होगा कि कैसे ऑर्डर में अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऊपर से नीचे आएंगे तो किसकी वैल्यू डिक्रीज होती है और किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है? तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। बस इतना याद रखो, आपको सब वैल्यू मिल जाएगी।